बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट आंखों में खटकती हुई दिखाई दे रही है। ये जजेस उस वक्त तक तो अच्छे थे जब उन्होंने इमरान खान के हवाले से उनकी असम्बली की, उनकी हुकूमत के हवाले से एक रूलिंग दी और फिर तहरीक अदम एतमाद आ गई और हुकूमत गिर गई। फिर ये जजेस उस वक्त भी अच्छे थे जब उन्होंने नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म की। ये जजेस उस वक्त भी अच्छे थे जब उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भेजा, फिर नवाज शरीफ को रियासती प्रोटोकॉल के साथ वापस आने की इजाज़त दी कि पहले आप जलसा कर लें, जलसे के बाद आप अदालत आ जाइएगा। लेकिन जब से उन्होंने एक तहरीक इंसाफ को लेकर एक फ़ैसला दिया है जो कि बिल्कुल कानून और आइन के ऐन मुताबिक है कि जिनको वोट मिला है, जिनको लोगों ने वोट दिया है, उनको मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाए। लेकिन अब मसला ये है कि पीटीआई की सीटें पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए, पीटीआई की सीटें नून लीग को और पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए। और इस सिलसिले में हुआ ये कि नंबर 1 काजी साहब नजर सानी की अपील जो दरख्वास्त है उसको जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करवाना चाहते हैं। गो के काजी साहब के दौर में ही बल्ले का निशान उन्होंने खुद फैसला सुनाया, वो उन्हें मसला नहीं है। अब उस पर यह हुआ कि उन्होंने कहा कि जो जजेस हैं वो छुट्टियां मनसूख करें और मुस्लिम लीग नून की नजर सानी की दरख्वास्त सुने। उसकी वजह यह है कि उसके साथ मामला जुड़ा हुआ है काजी साहब की एक्सटेंशन का, आप माने या ना माने। और अब जजेस कह रहे हैं भाई छुट्टियों से वापस आएंगे तब तक डिटेल जजमेंट भी आ जाएगी, और उसूल भी यह है कि जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आती आप नजर सानी की अपील नहीं सुन सकते। आपको क्या पता है कि क्या कानून उसमें जस्टिफाई किया गया है, क्या उसमें लॉजिक है जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने किया। तो अब इन्होंने क्या किया कि एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, उसका इजलास बुला लिया। उस इजलास में जस्टिस मंसूर शाह साहब ने और जस्टिस मुरीब ने इनके खिलाफ वोट दे दिया और कहा कि नहीं ये मुनासिब नहीं है। तो साथ ही उन्होंने ये अरमान भी तोड़ दिया कि आप जो एडहॉक जज लेके आ रहे हैं, बाकी आपका ख्याल है कि हम सारे जजेस बैठ के सुनेंगे, वो नहीं होगा। जो 13 रुकनी बेंच है जिसने केस सुना उसी ने ये केस सुनना है, बाकी लोग नहीं सुन सकते। तो अब मसला ये है कि फिर क्या किया जाए। अब फिर ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक और कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है ये जो अब कमेटी बनाई थी। जब कमेटी बनी थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था, तो लोगों ने कहा था कि अदलिया में मुदाखलत करने के मुतरादिफ होगा, ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने वाली बात होगी। लेकिन उस वक्त कहा गया नहीं नहीं जी, देखें जी, हुकूमत अगर जमहूरियत लेके आना चाहती है तो क्या मसला है। तो आयशा मलिक साहिबा ने एक सवाल उठाया था कि कमेटी के अंदर 3 जज ही क्यों शामिल किए गए हैं, इस कमेटी के अंदर फुल कोर्ट क्यों नहीं बना दी गई, यानी इस कमेटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस से राय ले लिया करें। कोई ऐसा रूल्स बन जाए कि अगर 3 जजेस ने बेंच बनाने हैं तो 3 के बजाय तमाम जजेस का वोट काउंट हो जाया करेगा और उसके अकॉर्डिंगली फैसला हो जाया करेगा। ये ज़्यादा जमहूरियत है। लेकिन उस वक्त की बात बर्दाश्त नहीं थी। अब जब फैसला आ गया इस सिलसिले में कि भाई सितंबर के बाद सुनेंगे नून लीग की नजर सानी की अपील, और फिर काजी साहब ने जाते जाते कहा वो 63A का केस भी सुन लें, तो उनका छुट्टियों के बाद इसके ऊपर भी गौर करेंगे। अब खबर यह है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके अंदर एक बार फिर तरमीम करने के ऊपर गौर शुरू कर दिया गया है, और ख़ासकर वो शिक जिसमें जजेस की कमेटी की तादाद 3 है। अब उस कमेटी की तादाद को 3 मेंबरान से बढ़ाकर 5 मेंबरान करने के ऊपर गौर किया जा रहा है, और उसका जो मकसद है वो केसेस को तातीलात के दौरान समाअत के लिए भी मुकर्रर करना है, जो कि काजी साहब की भरपूर कोशिश है कि जनाब हम किसी तरीके से मुस्लिम लीग नून की ये लगाएं, और उसमें बेनिफिशरी काजी साहब आते हैं। अब तो हुकूमत कहना शुरू हो गई है, अब तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी मान लिया है कि बिल्कुल हम तोसी के प्रोजेक्ट के ऊपर सोच रहे थे। अब वो कहेंगे तो यही ना कि नहीं देखें सिर्फ अदलिया का नहीं, हम तमाम जो महकमे हैं उनका कर रहे थे। अब एक जानिब ये खबर है और दूसरी जानिब कुछ और गैर सरकारी तर्जुमान जो हसन अयूब जैसे हैं, उन्होंने आज ये कहना शुरू कर दिया है कि बज़ाहिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जल्द ख़त्म होना है। यानी वो तो इवन ये कह रहे हैं कि ये 3 मेंबर कमेटी है इसको ही ख़त्म कर रहे हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ही ख़त्म कर रहे हैं, ताकि जो चीफ जस्टिस है उनके पास तमाम के तमाम इख्तियारात हों। बिल्कुल अब प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत ने एक जानिब लोगों को ये लालच देने की कोशिश की कि आपका जो चीफ जस्टिस का टेन्योर है वो हम 3 साल कर देंगे। हो सकता है आप ऐसे चीफ जस्टिस जो हैं वो चंद महीने बने, लेकिन हम आपको 3 साल करना चाहते हैं। लेकिन जजेस ने इस ऑफर को भी मुस्तरद कर दिया, नहीं कबूल किया। तो अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाली बात है। दूसरा, हसनात मलिक के बकौल
सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बतौर इदारा ये एक ऑब्जर्वेशन है या उनका ये ख्याल है या उनकी राय है कि काजी फायज ईसा को 25 अक्टूबर को रिटायर होकर घर जाना चाहिए, उनको अब एक्सटेंशन वाला मामला जो है वो किसी तौर पे वो नहीं होगा। अब इस चीज़ में एक और जो बड़े घर शिकायत लगाई गई है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से लगाई गई है। अब आप जानते हैं कि मरीम नवाज़ ने एक तकरीर की और मरीम नवाज़ ने जजेस के ज़मीर के ऊपर बात की और जजेस ने बहुत कुछ कहा। फिर नवाज शरीफ ने कल जो नून लीग का इजलास था उस वज़ीर आला हाउस के अंदर उस हवाले से बातें की है। अब इस हवाले से नजम सेठी ये दावा करते हैं कि नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से ये कहा है कि हम जो है वो मईशत ठीक करने के लिए आए थे, तो हम ये जो जुडिशरी है उससे डील नहीं कर सकते और ना ही हम लॉ एंड ऑर्डर हमारा मसला है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम मईशत को ठीक करें तो हमारा मसला नहीं है, जुडिशरी नाम उनसे डील करेंगे, तो आप जुडिशरी को डील कर लें, ये नहीं हो सकता और ये हमारे बस की बात नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में मियाँ साहब वहाँ पे शिकायत कर रहे हैं कि देखें आपके होते हुए हमें वो तंग कर रहे हैं, तो अब काजी साहब के होते हुए भी आप तंग हो रहे हैं जुडिशरी से, तो फिर आपको क्या हो सकता है। आप यही कहते थे कि काजी फायज ईसा आएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। अब काजी फायज ईसा आए हैं और आपको इंसाफ मिला है, आपकी ताहयात नाअहली ख़त्म हुई, आप वापस आए, आपके बच्चे वापस आए, आपके समधी वापस आए, आपको हुकूमत मिल गई, आपकी बेटी वज़ीर आला बन गई, आपका भाई वज़ीर आज़म बन गया, और आपको क्या चाहिए था। अब काजी साहब का जो किरदार है या काजी साहब का जिस तरीके से लेके चीज़ों को चलने वाला मामला है वो अपनी जगह के ऊपर इस वक्त सवालिया निशान ज़रूर है, लेकिन एक तजवीज़ बड़ी मुनासिब फवाद चौधरी ने दी है। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान पर एहसान करें और 3 माह छुट्टी पर चले जाएं। इस वक्त उनके रवैये से सुप्रीम कोर्ट के इदारे को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। पाकिस्तान पर एहसान करें और छुट्टियाँ मनाएं, कितनी अच्छी डील है। ये बात दुरुस्त है कि काजी फायज ईसा इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर यूँ लग रहा है कि जैसे मुस्लिम लीग न्यून का कोई वकील जो है वह सर तोड़ कोशिश कर रहा हो कि मेरा केस जो है वो समाअत के लिए जल्द अज जल्द मुकर्रर किया जाए। वो किसी भी हद तक जा रहा है, वो कोई भी अपने जो असर व रसूख है, जो ताल्लुकात है, जो तरला मिन्नत है, वो सब कर रहा है, तो उनको ये करना चाहिए। हालांकि काजी साहब को बाकी कोई मसला नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था मखसूस सीटों वाला, वो काजी साहब के सामने सब लोग बोल के कह रहे हैं कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, हम इसके अमल दरामद नहीं करेंगे। काजी साहब को कोई फिक्र नहीं है। काजी साहब सिर्फ जो जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की दरखास्तें हैं, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून को बेनिफिट मिलता है, वहाँ पे सर तोड़ कोशिशें करते हुए दिखाई देते हैं कि वो लेट नहीं होना चाहिए, वो वक्त पे इंसाफ होना चाहिए, बाकी इंसाफ उनको दिखाई नहीं देता। अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन सीटें दे, तो अब इलेक्शन कमीशन ने उस दिन तो कह दिया फैसले पे अमल दरामद करेंगे। साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो 41 अरकान है जिनको आज़ाद करार दिया गया है, उनकी स्क्रूटनी के हवाले से उनका रिकॉर्ड और उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो कर लिए गए। अब इस सिलसिले में कहा गया जी कागजात नामजदगी पर मौजूद दस्तखत के साथ मवाजना करेगा और दस्तखत मैच ना होने पे PTI में शमूलियत मुस्तरद कर दी जाएगी। यानी अब वो टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद के ऊपर जिसके दस्तखत नहीं मिलते, इसका फ़लाँ नहीं मिलता, और अगर इस बुनियाद के ऊपर 41 में से वो आधे भी फॉर्म उन्होंने मुस्तरद कर दिए तो उस सारे मामले के अंदर जो 20-25 अरकान शामिल अगर आपने आउट कर दिए तो 10 सीटें आप तहरीक इंसाफ से छीन लेंगे, और अगर तमाम 41 से मुस्तरद कर दे तो हुकूमत की 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतनी टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद के ऊपर आप जो है वो उनको गेम से आउट कर पाएंगे, या जब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि उनके 8 जजेस के पास आप आ सकते हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपको वहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा। ये इतना आसानी से इस बार नहीं होगा, ये 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं है। अच्छा, उधर इमरान खान ने आप उन पे पाबंदियां लगाते हैं, मीडिया चैनल्स को बुला के कहा जाता है कि इमरान खान के बयानात को कम से कम कवरेज दें, पॉजिटिव आस्पेक्ट को लेके आएँ, फ़लाँ चीज़ें करें, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इंटरव्यू हो जाता है। ये अलग बात है कि मियाँ साहब जेल से बाहर बैठ के भी मीडिया से बात करने की हिम्मत नहीं करते, और इमरान खान जेल में बैठ के भी अपना जो नैरेटिव है वो लेके आते हैं। तो अब उन्होंने बरतानवी अखबार है द संडे टाइम्स, उनको एक इंटरव्यू दिया और कहा कि मुझे 7x8 फुट के जो डेथ सेल है उसमें मैं कैद हूँ, जो आमतौर पर दहशत गर्दों के लिए मखसूस होता है, और मुझे मुसलसल जो एजेंसीज़ हैं उनकी निगरानी में रखा गया। एजेंसीज जो है वो 24 घंटे मेरी नकलो हरकत को रिकॉर्ड करती हैं, और जो कैदी के बुनियादी हुकूक होते हैं मुझे उनसे भी महरूम रखा गया। लेकिन उनका मैं कैद के दौरान अपना ज़्यादातर जो वक्त है वो मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में करता हूँ, और मैं जेल में कैद हूँ, और इसके बावजूद पूरी कौम उम्मीद के लिए मेरी तरफ देख रही है, और मुझे यकीन है कि जो हक़ है वो बातिल के ऊपर गालिब आएगा। फिर उनका देखिए, मुझे और मेरी पार्टी को तोड़ने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से ना पहले कुछ हुआ है और ना ही अब होगा।
और उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ के माहौल में इंतखाबी नताइज और वोटर टर्नआउट किसी खामोश इनकलाब से कम नहीं था। अवाम ने मुझे इसलिए वोट दिया क्योंकि वो मौजूदा निज़ाम और जिस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है उससे तंग आ चुके हैं। अब मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट संडे टाइम्स के ऊपर भी केस करेगी जिस तरह मुर्तज़ा सोलंकी कहते थे, या इस हवाले से भी कोई कैंपेन आएगी कि देखें वहाँ पे इंटरव्यू कैसे चला गया, या फिर जेल के अफसरान की सख्ती आ जाएगी कि बताया जाए इमरान खान ने इंटरव्यू कैसे दिया। तो अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।